आज हम लोग देखेंगे पुष्यभूति वंश। जैसा कि आप लोग गुप्त वंश के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि गुप्त वंश का अंतिम जो है पुष्यभूति ने किया था, और पुष्यभूति फिर एक वंश की स्थापना किया, पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति ने किस वंश की स्थापना किया? पुष्यभूति वंश का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन बने? तो पुष्यभूति। कौन बने? पुष्यभूति। और इसने अपनी राजधानी बनाई थानेश्वर। कहाँ बनाई? थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। थानेश्वर आज के हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र वाले जगह में। कुरुक्षेत्र वाले जगह में पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना गुप्त वंश को खत्म करके पुष्यभूति ने की, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? थानेश्वर, जो आज के हरियाणा के कुरुक्षेत्र वाले स्थान में पड़ता है। ये पुष्यभूति बने इसके संस्थापक। इसके बाद पुष्यभूति के बाद आए प्रभाकर वर्धन। कौन आए? प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति के बाद आए प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति के बाद कौन आए? प्रभाकर वर्धन। और इसने अपने वंश में एक दूसरा नाम दिया, अपने नाम पर ही वर्धन वंश। क्या दिया? वर्धन वंश। वर्धन वंश। इसीलिए पुष्यभूति वंश को हम लोग वर्धन वंश भी कहते हैं। जो प्रभाकर वर्धन ने पुष्यभूति वंश का नाम क्या दिया? वर्धन वंश। इसने दो उपाधि धारण किया था। उपाधि, एक महाराजाधिराज का, और एक परम भट्टारक का। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को बनेगा कि गुप्त वंश का अंत करके पुष्यभूति ने किस वंश की स्थापना किया? तो पुष्यभूति वंश का। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? थानेश्वर में, जो आज के कहाँ पड़ता है? हरियाणा जिले में पड़ता है, और कुरुक्षेत्र वाले के आसपास पड़ता है। पुष्यभूति के बाद कौन आया? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन अपने नाम वर्धन पर ही इस वंश का नाम दिया वर्धन वंश। क्या दिया? वर्धन वंश। और इसने दो उपाधि धारण किया, एक महाराजाधिराज का और एक परम भट्टारक का। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हुए। प्रभाकर वर्धन के संतान? 3 संतान, एक लड़की और 2 लड़का। एक लड़की और कितना? 2 लड़का। प्रभाकर वर्धन के कितने संतान? इसके 3 संतान हुए। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान। पहली राजश्री। पहली कौन? राजश्री। ये इनकी पुत्री थी। राजश्री क्या थी? पुत्री थी। और 2 पुत्र हुए। 2 क्या हुआ? पुत्र। 2 क्या हुआ? पुत्र। एक हुआ राज्यवर्धन। एक क्या हुआ? एक का नाम राज्यवर्धन और दूसरे का नाम हर्षवर्धन। राज्यवर्धन हुआ बड़ा भाई, हर्षवर्धन हुआ छोटा भाई। तो प्रभाकर वर्धन के कितने संतान हुए? 3 संतान। पुत्री हुई राजश्री और 2 पुत्र हुआ राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री की शादी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से कर दिए। किससे कर दिए? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से। राजश्री की शादी कन्नौज के शासक किससे कर दिए? ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से। जैसे ही शादी हुआ तो ग्रहवर्मा पर ग्रह मंडराने लगा। ग्रहवर्मा पर क्या हुआ? ग्रह मंडराने लगा कन्नौज के शासक पर। तो ध्यान दीजिए, एक फिगर बनाते हैं, आप लोग उससे समझिएगा आसान से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक हम मैप बनाते हैं इंडिया का, वहाँ पे समझ में आएगा। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यभूति ने। और राजधानी कहाँ बनाई? थानेश्वर में। अब ध्यान दीजिए, प्रभाकर वर्धन उसके बाद आए, और प्रभाकर वर्धन के 3 संतान। पहला राजश्री, दूसरा राजवर्धन और तीसरा कौन? हर्षवर्धन। कौन हुआ? हर्षवर्धन।
और राजश्री की शादी कहाँ हो गई? कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से। और इस पर क्या हुआ? ग्रह मंडराने लगा। देखिए कैसे पता चलेगा। यहाँ पे एक मैप बनाते हैं इंडिया का इस टाइप से। इस टाइप से इंडिया का मैप बनाते हैं। और देखिए वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश का जो राजधानी था वो शासन यहाँ से कर रहे थे, थानेश्वर से। कहाँ से कर रहे थे? थानेश्वर से। और कन्नौज यहाँ पड़ रहा था, कन्नौज यहाँ पड़ रहा था। तो अपनी पुत्री की शादी यहाँ कन्नौज में कर दिए। किससे कर दिए? ग्रह वर्मा से कर दिए। किससे कर दिए? ग्रह वर्मा से। एक मिनट। राजश्री की शादी किससे होगी? कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से। और उस वहां पे फिर ग्रह वर्मा पर ग्रह मंडराने लगा। कन्नौज के नीचे था मालवा। क्या था? मालवा। मालवा यहाँ का शासक था देवहूति। कहाँ था? देवहूति। यहाँ का शासक कौन था? देवहूति। और देवहूति या ग्रह वर्मा के बीच में शुरू से ही झड़प चल रहा था। क्या चल रहा था? झड़प। अब देखिए कितना खतरनाक है। शादी के बाद इससे लड़ाई किया। शादी के पहले तुम इसको मार देता। तो क्या किया कि देवहूति जब राजश्री की शादी ग्रह वर्मा से हुई तो देवहूति किसको? ग्रह वर्मा को क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया ग्रह वर्मा को। और इसकी पत्नी राजश्री, ग्रह वर्मा की पत्नी कौन हुई? राजश्री, इसको बंदी बना लिया। देवहूति राजश्री की शादी किससे हुई थी? ग्रह वर्मा से। उसको क्या किया था? देवहूति मार दिया। और इसको राजश्री क्या कर लिया? बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो यह खबर इसके बड़े भाई राज्यवर्धन को पता चला। किसको पता चला? राज्यवर्धन, जो यहाँ बैठा था, राज्यवर्धन, इसको पता चल गया। तो अपनी बहन का बदला लेने के लिए वो मालवा के शासक देवहूति की हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? देवहूति की। पहले बात यहाँ ध्यान दीजिए कि राजश्री की शादी कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से हुआ। उसके तो उसके बाद ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवहूति ने कर दिया। और यह बात पता चल गया कि मेरी बहन के पति को देवहूति ने क्या किया है? मार दिया है। जो राजश्री के बड़े भाई को पता चला तो यह राजवर्धन देवहूति को आके मार दिया। अब देवहूति यानी मालवा के शासक का देवहूति जो था उसको यहाँ पे गौड़ था। यहाँ पे क्या था? गौड़। उस समय गौड़ का शासक था शशांक। कौन था? शशांक। शशांक एक कट्टर हिंदू था। शशांक क्या था? एक कट्टर हिंदू था। और यह शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? शैव धर्म का अनुयायी। यह हिंदू था। क्या था? अब शैव धर्म का अनुयायी तो हिंदू होगा, हिंदू ही होगा। यह शैव धर्म का क्या हुआ? अनुयायी था। इन्होंने यानी शशांक ने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको कटवा दिया था? बौद्धि वृक्ष को। शशांक ने क्या किया था? बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था। और ये जो नया बौद्धि वृक्ष आज आप लोग देखने जाते हैं बोध गया में, वो उसका अगर पूछे यानी उसका उम्र अगर पूछे तो लगभग 195 साल माना जाता है। अब देखिए हर साल तो 1 साल बढ़ ही रहा है। तो लगभग अभी जो नया बौद्धि वृक्ष है उसका उम्र कितना माना जाता है? 195 साल। अब ध्यान दीजिए, तो बौद्धि वृक्ष जो पहले वाला था उसको किसने करवाया था? शशांक ने। वो कहाँ का शासक था? गौड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? गौड़। और मालवा के शासक देवहूति का बहुत अच्छा मित्र था। तो यह बात इसको पता चल गया शशांक को। तो शशांक धोखे से क्या किया? राजवर्धन की हत्या कर दिया। शशांक, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन वाला बात यहाँ पे है। शशांक धोखे से क्या किया? राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब ध्यान दिए तो क्वेश्चन पूछा कि राजवर्धन की हत्या किसने किया था? तो गौड़ के शासक शशांक ने। गौड़ के शासक कौन? शशांक ने किया था। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, अब इसका भाई था हर्षवर्धन। राजवर्धन का भाई कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। अब यह सारा बात हर्षवर्धन को पता चला। क्या पता चला? सारा बात हर्षवर्धन को पता चला कि मेरे बहन की पति की हत्या हो गई है और मेरे बड़ा भाई का भी हत्या हो गया है। और मेरे बड़ा भाई का हत्या कौन किया है? शशांक। कौन किया है? शशांक ने किया है। तो हर्षवर्धन जा करके किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। किसको मार दिया जाके? शशांक को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? गौड़ के शासक शशांक को।
अब ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पे दोहरा देते हैं, आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले प्रभाकर वर्धन के 3 संतान, राजश्री, राजवर्धन और कौन, हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कन्नौज के शासक कहाँ से हुई, ग्रह वर्मा से हुई। किससे हुई, ग्रह वर्मा से हुई। और ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक कौन कर दिया, देवभूति किया। तो यह बात पता चला इसके बड़े भाई राजवर्धन को, तो राजवर्धन किसकी हत्या कर दिया, देवभूति की। किसकी हत्या कर दिया, देवभूति की। और देवभूति का बहुत अच्छा मित्र था गौड़ के शासक शशांक। शशांक ने फिर धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दिया। अब बताइए, हर्षवर्धन के बहन का पति भी मर गया, इसका बड़ा भाई भी। यह बात इसको पता चला कि मेरे बड़े भाई को शशांक ने मारा है, तो हर्षवर्धन ने जाके इसको मार दिया, शशांक ने। तो क्वेश्चन पूछा कि अगर शशांक की हत्या किसने की, तो कौन किया, शशांक ने। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अब इस जगह पे तो खुद था हर्षवर्धन, कन्नौज भी खाली हो गया, ग्रह वर्मा मरा तो, फिर मालवा भी खाली हो गया, देवभूति मर गया तो, और गौड़ भी खाली हो गया, शशांक मरा तो। अब इतना सारा साम्राज्य जो बच गया, इतना सारा साम्राज्य क्या हो गया, खाली हो गया। अब इस सारे पे अपनी बहन राजश्री को अपने राजा के स्वरूप में बैठाया और उसके संरक्षक के स्वरूप में हर्षवर्धन काम करता था। देखिए, हर्षवर्धन पूछता है ना कि इस सारा जो है, ये खुद राजा नहीं बना था शुरुआत में, ये अपनी बहन को गद्दी पर बैठाया था, अपनी बहन राजश्री को गद्दी पर बैठाया था और उसके संरक्षक के रूप में ये काम करता था हर्षवर्धन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए हर्षवर्धन का कितना बड़ा राज्य विस्तार हो गया। यहाँ हरियाणा वाला क्षेत्र भी मिल गया, बीच कन्नौज मालवा भी मिल गया और गौड़ भी मिल गया। तो उस समय माना जाता है कि बहुत बड़े क्षेत्र का शासक बना था हर्षवर्धन। अब देखिए, हर्षवर्धन ने भी परम भट्टारक नाम की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन ने किसका उपाधि धारण किया था, परम भट्टारक के। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, भट्टारक। और एक शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, किसकी, शिलादित्य की। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर्षवर्धन अब इतने बड़े साम्राज्य का राजा बन गया। अब क्या सोचा कि चलो हम अब और अपने साम्राज्य की विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले इसने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उत्तर भारत की विजय में चलना शुरू किया। तो इधर उसको कुछ हाथ नहीं लगा, हर्षवर्धन को इधर कुछ हाथ नहीं लगा। तो फिर लौट के वापस अपने साम्राज्य में आ गया। और ध्यान दीजिए, हाँ एक लास्ट बात कि यहाँ पे इसकी राजधानी, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर। अब इस सारा जगह खाली हो गया तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली। कहाँ बना ली, कन्नौज। अब ध्यान दीजिए, एक मिटा देते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है ना। तो सबसे पहले हर्षवर्धन जो है किधर अपना राज विस्तार करने चला था, उत्तर भारत की ओर। तो उधर उसको कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब सोचा कि चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इस टाइप से कि इसने दक्षिण भारत पे आक्रमण करना शुरू किया। तो ये यहाँ बैठा था कन्नौज में। कहाँ बैठा था, कन्नौज में। और यहाँ है विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत है। और यहाँ पे है नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा नदी। ये है विंध्याचल पर्वत और ये है नर्मदा नदी। और इसके इधर एक सतपुड़ा पर्वत। क्या है, सतपुड़ा है। शायद आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत और बीच में क्या है, नर्मदा नदी। और यहाँ पे क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। तो यहाँ से हर्षवर्धन चलना शुरू किया। तो सबसे पहले इसने विंध्याचल पर्वत को पार किया। उसके बाद नर्मदा नदी को पार कर ही रहा था तो यहाँ पे एक शासक था दक्षिण भारत का उस समय, पुलकेशिन द्वितीय। कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश का था। किस वंश का था, चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का था, इसको खबर लग गई कि उत्तर भारत से अपनी विशाल सेना के साथ हर्षवर्धन हमारे ओर आक्रमण करने आ रहा है। तो इसने देखिए एक दिमाग लगा दिया कि अगर इसको हम समय देंगे तो हमारे साम्राज्य में को
छीन सकता है, यानी हम पर हमला करके वो हमारे साम्राज्य को हड़प सकता है। तो इसने बिना देर किए ये समझा कि अगर हम उसको समय देंगे तो इसकी सेना यहाँ पे आके आराम करेगी और उसको क्या है, टाइम मिल जाएगा हम पे आक्रमण करने का। तो इसने बिना देर के हुए इधर से क्या कर दिया, ये अटैक कर दिया। और हर्षवर्धन की सेना बहुत थकी हुई थी, विंध्याचल पर्वत पार किया था और नर्मदा नदी पार किया हुआ था, तो इसकी सेना बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इसलिए यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की सेना को क्या किया, हरा दिया। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। और यहाँ पे विजय होने के उपलक्ष्य में एक अभिलेख लिखवाया था। अब देखिए अभिलेख कौन लिखवाएगा, जो हारेगा या जीतेगा। जो हारेगा तो क्या लिखवाएगा कि हम हार गए, इससे लिखवाया कौन कि जीतेगा जो। तो पुलकेशिन द्वितीय ने यहीं पे इसी विजय के उपलक्ष्य में एक अभिलेख लिखवाया था, उसका नाम है ऐहोल अभिलेख। क्या लिखवाया था, ऐहोल अभिलेख। और इसको लिखा किसने था, रवि कीर्ति ने। किसने लिखा था, रवि कीर्ति। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय के उपलक्ष्य में एक अभिलेख लिखवाया था, ऐहोल अभिलेख। उसके लेखक कौन है, रवि कीर्ति। अब यह इस हार के बाद यहाँ वापस चलाया हर्षवर्धन। कहाँ चलाया, वापस चलाया हर्षवर्धन। अब ध्यान दीजिए इसने क्या किया, इस हार के बाद वापस कहाँ चलाया, हर्षवर्धन अपने साम्राज्य में चलाया। और इसके साम्राज्य में ही इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री हुएनसांग आया था। क्वेश्चन पूछता है कि हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था, भारत आया था। चीनी यात्री, यहाँ पे चाइना है, यहीं से हुएनसांग आया था। हुएनसांग, इसको वहाँ बोलते हैं जुआनजांग। क्या बोलते हैं, उसका नाम है, इसका दूसरा नाम है जुआनजांग। जो हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था, भारत आया था। और यह भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। यहाँ पे नालंदा था, वहीं पे क्या आया था, ये पढ़ने के लिए आया था इसके शासनकाल में। और यह पढ़ते पढ़ते इतना विद्वान हो गया कि यह नालंदा विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया, मतलब वहाँ का ये क्या बन गया, कुलपति बन गया। तो ध्यान दीजिए, तो यह बात इसको पता चला हर्षवर्धन को कि मेरे शासन में हुएनसांग आया है जो नालंदा में पढ़ने के लिए, और यह बहुत विद्वान है। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल पर प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन करवाता था। प्रत्येक 5 साल पर प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन करवाता था। तो छठा सम्मेलन में, कब, छठा सम्मेलन में हुएनसांग की अध्यक्षता किया था। छठा सम्मेलन में, यानी छठा बौद्ध सम्मेलन में, छठवां बौद्ध सम्मेलन में, बौद्ध सम्मेलन में हुएनसांग को बुलाया था, छठवां बौद्ध सम्मेलन में। और प्रत्येक 5 साल पर यह बौद्ध सम्मेलन करता था। प्रत्येक 5 साल पर, प्रत्येक 5 साल पर प्रयाग में हर्षवर्धन बौद्ध सम्मेलन करवाता था, बौद्ध सम्मेलन करवाता था। तो छठी बार जब करवा रहा था तो हुएनसांग को बुलाया था। तो हुएनसांग की अध्यक्षता में छठा बौद्ध सम्मेलन करवाया था। अब देखिए, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार, राजकुमार, या इसको नीति का पंडित भी कहते हैं, यानी नीति का पंडित। हुएनसांग को क्या कहते हैं, नीति का पंडित, नीति का पंडित। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और यह पढ़ते पढ़ते इतना तेज हो गया कि यह क्या बन गया, वहाँ का कुलपति बन गया। क्या बन गया, वहाँ का कुलपति बन गया। तो यह बात हर्षवर्धन को पता चला। तो इसने यह प्रत्येक 5 साल पर प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन करवाता था। तो छठवां बौद्ध सम्मेलन में हुएनसांग को बुलाया था। तो हुएनसांग की अध्यक्षता में छठवां बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसलिए इसको, ये यहाँ पे पढ़ते पढ़ते प्रोफेसर बन गए, इसलिए इसको बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार
और यहाँ पे इस सम्मेलन के नीति का पंडित कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे, इसको मिटाते हैं, इस मैप को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। एक बात और, हर्षवर्धन ने चीन में, हर्षवर्धन ने कहा चीन में अपना एक दूत भेजा था। पहले इसको मिटा देते हैं। हर्षवर्धन ने चीन में अपना दूत भेजा था। चीन में अपना दूत भेजा था। कब? 641 ईस्वी में। कब? 641 ईस्वी में। और चीन से 2 दूत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीन से 2 दूत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। चीन से 2 दूत भारत आया था। भारत आया, पहला आया 643 ईस्वी में। पहला कब आया? 643 ईस्वी में। और दूसरा आया 645 ईस्वी में। तो यहाँ पे इस क्रम में याद करना है, 41 2 43, 43 2 कितना? 45। तो हर्षवर्धन ने चाइना में यानी चीन में अपना दूत कब भेजा? 641 में। और उसका दूत जो है, चीन से 2 दूत, एक आया 643 में और दूसरा आया क्या? 645 में आया। कितना आया? 645 में आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर्षवर्धन इसके शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन पहले हिंदू था, बाद में इसका धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर झुकाव होने लगा। हर्षवर्धन पहले क्या था? हिंदू था। हर्षवर्धन पहले हिंदू था और बोला जाता है कि इसके वंशज यानी इसके पूर्वज शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। हर्षवर्धन के पूर्वज शैव धर्म के अनुयायी थे, तो यह भी हिंदू ही हुआ। बाद में धीरे धीरे इसको बौद्ध धर्म की ओर झुकाव होने लगा। और यह बौद्ध धर्म का शिक्षा हुएनसांग से लिया था। किससे लिया था? हुएनसांग से लिया था। इसके पूर्वज जो शैव धर्म के अनुयायी थे, और ये इसको फिर धीरे धीरे क्या हुआ? बौद्ध धर्म की ओर लगाव हो गया। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किसे लिया? हुएनसांग से। किसे लिया? हुएनसांग से लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊपर में, हम लोग कि हर्षवर्धन बहुत ज्ञानी था। हर्षवर्धन क्या था? बहुत विद्वान था। हर्षवर्धन जो है बहुत क्या था? विद्वान था। इसीलिए इन्होंने 3 पुस्तक की रचना की। इसलिए इन्होंने क्या किया? 3 पुस्तक की रचना किया। हर्षवर्धन जो था बहुत विद्वान था। बहुत क्या था? विद्वान था। इसीलिए इन्होंने 3 पुस्तक की रचना की, रचना करवाया। रचना की, पहले का नाम क्या है? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। एक है नागानंद। एक क्या है? नागानंद। एक है रत्नावली। एक क्या है? रत्नावली। तो क्वेश्चन पूछता यहाँ पे है कि हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक की रचना किया, उसका नाम क्या है? प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ऐसे बोला जाता है कि हर्षवर्धन ने 1000 सिक्का देकर धावक नामक व्यक्ति से इस पुस्तक को लिखवाया था। धावक नामक व्यक्ति से इस तीनों पुस्तक को लिखवाया था 1000 सिक्का देकर। कितना देकर? 1000 सिक्का देकर। अब देखिए, राजा है तो ये तो बुक लिखेगा नहीं, ये तो किसी से लिखवाएगा ही। तो इस तीनों पुस्तक को धावक नामक व्यक्ति से, किसे? धावक नामक व्यक्ति से इस तीनों पुस्तक को लिखवाया था। अब ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में एक कवि रहते थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या रहते थे? एक कवि, उनका नाम था वानभट्ट। क्या नाम था? वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे, उनका नाम क्या था? वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में क्या रहते थे? कवि, उनका नाम क्या था? वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुए ये। हर्षवर्धन के दरबारी
कवि कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। एक हर्षवर्धन के ऊपर ही लिखे थे, हर्षवर्धन का एक चरित्र बयां किए थे, उसमें बाणभट्ट जो उस नाम पर पुस्तक लिखे थे उसका नाम है हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है। और एक है कादम्बिनी। एक क्या है? कादम्बिनी। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन हुए? बाणभट्ट। इन्होंने 2 पुस्तक लिखा, एक हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित और दूसरा कादम्बिनी। बाणभट्ट यानी हर्षचरित के लेखक और कादम्बिनी लेखक कौन हुए? बाणभट्ट हुए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हर्षवर्धन खुद विद्वान था। उसने 3 पुस्तक की रचना करवाई थी धावक नामक व्यक्ति से 1000 सिक्का देकर। उसका नाम क्या था? प्रियदर्शिका, रत्नावली और क्या? नागानंद। और इसके दरबार में एक कवि रहते थे, उसका नाम है बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट। इसने 2 पुस्तक लिखा, एक हर्षचरित, एक क्या? कादम्बिनी। एक हर्षचरित, एक क्या? कादम्बिनी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसके कुछ शासनकाल के बारे में आते हैं, क्या होता था। देखिए गुप्त काल में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। तो हर्षवर्धन यानी पुष्पभूति वंश में भी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। यानी पुलिस विभाग को इसके शासनकाल में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी वर्धन वंश में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। दंडपाशिक। उच्च विभाग यानी दरोगा। क्या हुआ? दरोगा। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी हुआ दंडपाशिक यानी दरोगा। और निम्न अधिकारी यानी निम्न अधिकारी को चाट भाट कहा जाता था, जिसको बिहार पुलिस कहते हैं। चाट भाट यानी ये हुआ दरोगा, ये हुआ बिहार पुलिस। ध्यान दीजिए यहाँ पे पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी कौन हुए? दंडपाशिक। और निम्न अधिकारी कौन हुए? चाट भाट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, और हर्ष के समय सूती वस्त्रों का निर्माण हुआ करता था। हर्ष के समय में सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा निर्माण होता था और उसका केंद्र था मथुरा। यानी हर्ष के शासनकाल में, हर्ष के शासन काल में सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र कौन था? हर्ष के शासनकाल में सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र कहाँ था? मथुरा। क्या था? मथुरा। तो वर्धन वंश फिलहाल इतना ही था। अब ध्यान दीजिए, इसको हम रिपीट कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग इसको रिपीट कर देते हैं और समझिए वर्धन वंश कुछ खत्म ही हो गया। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्धन वंश यानी पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने किया? पुष्पभूति ने। उसके पुत्र कौन हुआ? प्रभाकर वर्धन ने 2 उपाधि धारण किया, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की। इसके 3 संतान हुए, एक राजश्री, दूसरा कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कन्नौज के शासक किससे कर दिया? ग्रहवर्मा से। किससे कर दिया? ग्रहवर्मा से। और ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवहूति ने कर दिया। किसने किया? देवहूति ने किया। तो यह बात पता चल गया किसको? राजवर्धन को। तो राजवर्धन ने देवहूति की हत्या कर दी और उसका प्रिय मित्र कौन था? शशांक। तो शशांक ने किसका हत्या कर दिया? राजवर्धन का। और यह बात पता चला किसको? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन ने किसकी हत्या कर दिया? शशांक का। शशांक कौन धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। कौन धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। और उसी ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। अब ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग यहाँ पे इतना बात जाने, तो इसका अंतिम शासक हर्षवर्धन ही था। यानी पुष्पभूति का वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन। यानी अंतिम शासक कौन बना पुष्पभूति वंश का? हर्षवर्धन। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।